अली शेर डिप्टी ब्यूरो चीफ का रुख करूंगी। अली शेर, आप ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह पर ही मौजूद हैं और आप तमाम तर मामलात को देख रहे हैं, तो अभी ये बताइए कि ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की पीटीआई वफ़द से मुलाकात इस वक्त जारी है और अब ये भी खबर आ रही है कि अब से कुछ देर बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मौलाना से मिलने के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँचेंगे। जी बिल्कुल, ये मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनकी आमद की खबर जिस तरह हमारे सीनियर साथी फ़ाहद चौधरी दे रहे थे, उनकी आमद का भी ये पता चल रहा है कि वो आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक अपडेट करता चलूँ कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर वो भी अभी चंद लम्हे कबल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे पहुँच चुके हैं। तो इस तरह पीटीआई के जो 4 सीनियर अरकान हैं, इसी तरह से मतलब बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और हामिद रज़ा रात को भी साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो रात को भी यहाँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे आए थे, उनसे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले थे। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हामिद रज़ा साहब जो है मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ बयानात भी देते रहे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो रात को हाफ़िज़ हामिद रज़ा को PTI की तरफ से अपने साथ लाने का मकसद यही था कि हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब ने जो कुछ कहा था मुख्तलिफ़ औक़ात में, उससे उन्होंने रजू किया है। वो आइंदा मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से या JUI के हवाले से कोई नेगेटिव रिमार्क्स या गुफ्तगू नहीं करेंगे। और अब हाफ़िज़ हामिद रज़ा का दोबारा उस 5 रुकनी वफ़द में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आना इस बात की अलामत है कि PTI जो है वो हर तरह से मौलाना फजलुर रहमान को एक तरह से मुतमिन करने की, कायल करने की कोशिश कर रही है। उमर अयूब साहब, इसी तरह बैरिस्टर गौहर साहब और हामिद रज़ा साहब, शिबली फराज साहब और उनके साथ असद कैसर साहब साबिक़ स्पीकर जो हैं, ये मौलाना की रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। इस वक्त ये 5 रुकनी वफ़द जो है हुकूमत ने मौलाना के सामने क्या ड्राफ्ट रखा, क्या बातचीत की, क्या हुकूमत चाहती है, उस सारे मामले को डिस्कस कर रहे हैं और मौलाना की राय ले रहे हैं। और एक तरह से ये अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें जो हैं उनके दरमियान भी इसको मुज़ाकरात कहा जा सकता है इस आइनी तरमीम के सिलसिले में। अब जब ये वफ़द यहाँ से जाएगा तो फिर ही जो है मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की आमद मुतवक्को है। मैं ये भी बताता चलूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की कल भी मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर बात हुई थी, जब आज़म नज़ीर तारड़, इसाक डार, मोहसिन नकवी यहाँ से होके गए थे और इन्होंने जाके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी। तो फिर वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के पास बैठ के वज़ीर-ए-आज़म की बात करवाई थी आज़म नज़ीर तारड़ ने मौलाना फजलुर रहमान से, लेकिन उस वक्त भी बातचीत नहीं बन सकी थी। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि तहरीरी तौर पर जो ड्राफ्ट है वो मेरे सामने पेश किया जाए, मुझे पेश किया जाए, मुझे अपने माहिरीन से पूछूं। तो उसके बाद वो ड्राफ्ट तो रात को देर से जो मोहसिन नकवी साहब आए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी आए थे, तो उन्होंने वो ड्राफ्ट तो हवाले किया। उसके जवाब में JUI ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उस ड्राफ्ट के ऊपर रखे। लेकिन अब जो आज दिन की मुलाकात थी, जिस मुलाकात में यहाँ पे ये सारे आए थे, आज़म नज़ीर तारड़, इसाक डार, मोहसिन नकवी, और यहाँ से वो मायूस लौटे, उस ड्राफ्ट में एड्रेस नहीं किया गया था। जब ये मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान की बातचीत करवाई थी, लेकिन वो बातचीत भी नतीजा खेज़ नहीं हो सकी है, जिसकी वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना को एक आखिरी चाराकार के तौर पर बनाने का इरादा रखते हैं। और अगर इन केस ये भी नाकाम होते हैं तो फिर मेरे ख्याल में एक आखिरी पत्ता रह जाएगा, और वो है सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, जो खुद कहते हैं कि मैं लोगों को, सियासतदानों को मनाने के लिए जिनको मुखालमत का बादशाह भी कहा जाता है। अच्छा अली शेर, ये बताएगा कि PTI का क्या लाए अमल है? जैसे कि हम जानते हैं कि PTI से मौलाना ने कहा था कि आप अपनी तरमीम ले आए, तो क्या इस हवाले से भी बात की जा रही है? क्या PTI अपनी तरमीम ला सकती है? जी देखें, ये तो उस वक्त तरमीम आएंगी जब हुकूमती ड्राफ्ट सामने आएगा। मौलाना ने तो एक तरह से हुकूमत को मौका फराहम किया था कि वो एक जामे ड्राफ्ट जो है वो सामने लाए, सब जमातों के साथ खुले दिल के साथ, बगैर किसी शक व शुबे के सब के सामने रखे। और जब वो सब के सामने रखेगी तो उसके ऊपर एक कहा जाए कि जिसको कहते हैं ना इज्तिमाई दानिश, कलेक्टिव विजन,
तो वो पार्लियामेंट का कलेक्टिव विजन जो है वो खसूसी कमेटी में सामने आएगा, खसूसी कमेटी में ड्राफ्ट पेश होगा, तो उसके बाद बातचीत जो है वो आगे चल सकेगी। और ज़्यादा बेटर तरीका यही होगा, आइन साजी के लिए यही तरीकाकार हमेशा अख्तियार किया जाता रहा है। मियाँ रज़ा रब्बानी की सरबराही में जो 22 रुकनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो कमेटी थी, उस कमेटी के भी इजलास हम कवर करते रहे। इन कैमरा इजलास होते थे, लेकिन उसमें कभी ये नहीं हुआ कि कहा जाए कि फ़लाँ जमात को तो हम ड्राफ्ट देते हैं किसी चीज़ का और फ़लाँ को नहीं देते हैं। कभी हुकूमतों ने इस तरह से किया है कि इस तरह से कि वो ड्राफ्ट दिया नहीं जाएगा। अभी तक तो पीटीआई के पास जो है वो कोई ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। तो ये इस बात की दलालत करता है कि हुकूमत जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी आइनी तरमीम में करना चाहती है कि जिसका बज़ाहिर मतलब पीटीआई समझती हो कि वो उनके खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये हकीकत है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। नहीं था कि पीटीआई से भी मुशावरत की जाती, उसको भी एक पेज पर लिया जाता। यही मुतालबा तो मौलाना फजलुर रहमान ने किया था हुकूमत से, और मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पे ही 11:30 बजे का इजलास जो था उसको 4 बजे किया गया। जो खसूसी कमेटी का इजलास 10 बजे था उसको 2 बजे किया गया। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे था, उसको फिर डिले किया गया। काबीना का इजलास डिले किया गया। सेनेट का इजलास 7 बजे किया गया। अब वो 7 बजे भी होता नज़र नहीं आ रहा। कौमी असम्बली का इजलास भी नहीं होता नज़र आ रहा। खसूसी कमेटी जो है वो भी एक तरह से अभी चूँकि मैं मौलाना की रिहाइशगाह पर मालूम हूँ, मैं मौजूद हूँ, इस वजह से उससे ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ कि उस इजलास के दरमियान से उठ के जो बैरिस्टर गौहर हैं वो यहाँ पे मौलाना की रिहाइशगाह पे पहुँच गए हैं। तो अब पता नहीं उस खसूसी कमेटी की फेट या किस्मत जो है वो क्या है और उसके पल्ले क्या पड़ा है, उसमें वहाँ पे जो है उनको ड्राफ्ट शेयर किया गया या नहीं किया गया। जब ये मुलाकात यहाँ से ख़त्म होगी तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर गौहर से ये बात पूछें कि क्या उनको ड्राफ्ट मिल गया है और क्या कमेटी में से आप आए हैं तो वहाँ पर आपको ड्राफ्ट शेयर किया गया है या नहीं किया गया। फिर आप जब मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आए हैं तो यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान को तो वो ड्राफ्ट दिया गया है हुकूमत की तरफ से, तो क्या वो ड्राफ्ट मौलाना ने आपको दे दिया है और उस ड्राफ्ट में क्या है? ये सारे सवालात जो है वो पीटीआई की क़यादत जब यहाँ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से मुलाकात के बाद निकलेगी तो फिर ही उनसे ये बात की जा सकेगी। ताहम मौलाना का जो इंतज़ार किया जा रहा था खसूसी कमेटी जो सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में, अब बज़ाहिर लगता यह है कि मौलाना उस कमेटी में भी नहीं जा पाएंगे अगर ये मुलाकात जो है कुछ और तवालत पकड़ जाती है। और फिर ख़ास तौर पे अगर मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मौलाना के पास आने के लिए रब्ता कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो खसूसी कमेटी भी आज के दिन के लिए तो गई, इसी तरह से ये इजलास भी गए और मुमकिन तौर पे ये मामला फिर कल पे पड़ सकता है। एक रात जो है मुमकिन है कि और लगाई जाए, मौलाना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो रह गए हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की जाए। और हो सकता है कि मौलाना का जो मेन मुतालबा है कि तमाम जमातों को एतमाद में लेके खसूसी कमेटी जो बनाई गई इसी मकसद के लिए गई है, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियन, ये उस कमेटी का उन्वान है। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियन एंड रूल्स, ये 4 वर्ड्स जो है उस दिन जब ये तहरीक मंजूर की गई थी कौमी असम्बली में तो उसमें ये 4 वर्ड्स जो थे ये इंसर्ट किए गए थे कि इस कमेटी के TORs क्या होंगे, ये किन चीज़ों पे काम करेगी। ये कौमी असम्बली के रूल्स पे भी काम करेगी, ये पार्लियामेंटेरियंस के जो हकूक़ हैं उनके हवाले से भी काम करेगी। जैसे पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को गिरफ़्तार किया गया, ये उस वाला मामला जो था उसको भी प्रोब करेगी। और इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगी, उस पर भी ये काम करेगी। एक अच्छी तजवीज़ जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब ने दी थी गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में, आज उस पर अमल हुआ है और ये बहुत अच्छा और खुशाइंद एक स्टेप है। वो था कि उन्होंने कहा कि इस खसूसी कमेटी को अगर पार्लिमानी कमेटी बना दिया जाता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। इसमें सेनेट के अरकान जो हैं सेनेटर्स उनकी भी मौजूदगी होती और उससे ज़्यादा कलेक्टिव विजन जो है दोनों ऐवानों का सामने आता। तो उसकी वजह से जो खसूसी कमेटी थी उसमें आज जो सेनेट के अरकान थे चंद, उनको भी दावत दी गई थी। शिबली फराज जो थे वो अगर हुकूमत और अपोजिशन किसी पॉजिटिव साइड पे चलती हैं तो ये कमेटी, खसूसी कमेटी जो है इसको पार्लिमानी कमेटी में बदल दिया जाएगा ताकि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों की इसमें मौजूदगी हो, दोनों की नुमाइंदगी हो। जिस आइन साजी, कानून साजी, जिस इशू के ऊपर दोनों ऐवानों की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इत्तफाक करें, वो चीज़ जो है वो खसूसी कमेटी में लाई जाए। यानी पार्लिमानी कमेटी अगर आगे चल के ये खसूसी कौमी असम्बली की कमेटी से पार्लिमानी कमेटी बन जाती है तो उसको अगर वहाँ पे लाया जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि कानून साजी दोनों ऐवानों में और ज़्यादा सहल हो जाएगी। ये जो एक तरह से तमाशा लगता है ऐवानों में, दोनों ऐवानों में एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच होती है, उन चीज़ों को भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा, जिसका पाकिस्तान की जो कौम है, जो यूथ है, दुनिया में जो एक
गलत मैसेज आता है कि क्या पार्लियामेंटेरियंस का ये काम है कि वो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ें, एक दूसरे को किताबें मारें या एक दूसरे के कपड़े फाड़ें। इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये एक कमेटी अहम रोल प्ले कर सकती है। तो अभी ये देखना होगा कि इस कमेटी में से क्या निकलता है और इसको हुकूमत कितना सीरियस लेती है, या वो फिर ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मलिक सईद अवान भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक सईद अवान, ये बताइएगा कि पहले हमने देखा काबीना इजलास का जो वक्त है वो 8 बजे दिया गया था, गालिबन मलिक सईद अवान से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। अली शेर, आपका ही रुख करूँगी। अली शेर, हम ये देख रहे हैं कि पिछले अदवार की अगर बात की जाए तो हमने ये देखा कि मौलाना का झुकाव जो है वो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ रहा है हमेशा से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि टेबल्स टर्न हो गई हैं। देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस सियासत के वो खिलाड़ी हैं जिनके बारे में मुझे एक बीबीसी का तबसरा याद आ रहा है। उन्होंने एक खबर लिखी थी बीबीसी उर्दू ने। उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत के वो खिलाड़ी हैं जो यक वक्त 6 बालें जो हैं उनको फ़ज़ा में उछाल सकते हैं और किसी भी बाल को नीचे नहीं करने दे सकते। तो ये वो सलाहियत है मौलाना फजलुर रहमान की कि वो हर तरफ से अपना रास्ता बनाना जानते हैं। सीटें उनकी कम ही होती हैं, इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी प्रेजेंस और वो अपना रास्ता बनाना, वो जोड़ना वो जानते हैं। उनको ये फ़न आता है। वजह यह है कि उनके वो एक बड़े बाप के बेटे हैं मुफ्ती महमूद साहब, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अपोजिशन लीडर रहे हों, आप उसका अंदाज़ा कर लें। और चंद लोग थे, मुफ्ती महमूद साहब, शाह नूरानी साहब, प्रोफेसर गफूर साहब, गुलाम गौस हज़ारवी साहब, ये चंद लोग थे जिन्होंने भुट्टो साहब की 2 ताई अक्सरियत वाली इतनी बड़ी असम्बली जो थी उसको वो तिगनी का नाच नचाया करते थे, और वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुआ करते थे मुफ्ती महमूद साहब। तो ये ज़ाहिर है उसके इनहेरिटेंट में जो पॉलिटिकल उनको एक तरह से विरासत में चीज़ें मिली हैं, तो उसका खासा तो उनके पास है। फिर उनके पास बातचीत का जो उन्होंने मदरसे से जो पढ़ा है, जिसको मंतक कहा जाता है, तो मौलाना की मंतक की गुफ्तगू जो है वो उनके इल्म का और उनके तजर्बे का हिस्सा है। तो इस वजह से ये काम जो है वो इतना आसान नहीं है कि मौलाना को कोई जो है वो ऐसे ही उचक के ले जाएगा और वो किसी के हाथ आ जाएंगे। मुझे याद पड़ता है कि एक बार जब अभी मियाँ नवाज शरीफ पे और जरदारी साहब और इन लोगों पे कुछ ज़्यादा सख्त वक्त नहीं आया था, तो हमने मौलाना से एक सीटिंग हुई थी। उस सीटिंग में हमने पूछा कि मौलाना ये जो है इन पे तो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इन पार्टियों पे, हम कोई साफ़ी थे। तो उन्होंने कहा कि जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे, इनके बड़े अंदर होंगे या बाहर होंगे मुल्क से, और इनके छोटे जो है वो मेरे दाएं बाएं खड़े होंगे। और अब फिर हमने अपनी आंखों से देखा कि बिलावल और मरियम जो थे वो मौलाना के दाएं बाएं खड़े हुए हमें नजर आते थे। तो ये वो विजन है जिसकी वजह से मौलाना जो है वो अपना रास्ता बनाने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि आज मौलाना जो है वो मरकज़े निगाह बन चुके हैं पाकिस्तान की सियासत के, और पार्लियामान से ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पे हो रही है, और उनका वोट भी यकीनन बड़ी अहमियत रखता है। और मौलाना की मंतक के बारे में तो आपने बता दिया। अली शेर, अभी ये बताएगा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिल आखिर फिर सदर आसिफ अली जरदारी भी अगर नाकाम हो जाते हैं मौलाना को मनाने में, तो क्या फिर हुकूमती नुमाइंदगान PTI से मुशावरत कर सकती है? क्या उनसे मुशावरत मुतवक्किल है? जी, ये बात तो पहले से एक असूल के तौर पे तय कर ली गई थी कि हुकूमत जो है वो तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लेकर आईनी तरमीम लाएगी। उसकी नेक नीति, हम जो हुकूमत का क्रेडिट है वो क्रेडिट है, उसकी नेक नीति इस बात से थी कि जब कौमी असम्बली के अंदर से PTI के 10 अरकान को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद जो कलेक्टिव रिस्पांस आया, अगरचे हुकूमत की साइड से कोई ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ साहब वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जी वो तो उनको पार्लियामान के हाथे से गिरफ्तार ही नहीं किया गया, फिर कहा कि 10 फुट 12 फुट अंदर आए थे। लेकिन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस बात अहम खबर आ रही है, सेनेट इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। अहम खबर आ रही है, सेनेट इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। बड़ी खबर है, वाने बाला का इजलास आज रात अब 10 बजे तलब कर लिया गया है। अपडेट करें, वाने बाला का इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया गया है। सेनेट के दफातर इजलास खत्म होने तक खुले रहेंगे। इस वक्त अहम खबर आ रही है, सेनेट के दफातर अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सेनेट इजलास के वक्त में एक बार फिर
तब्दील कर दिया गया है। पहले 7 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है और सेनेट के दफातर इजलास खत्म होने तक खुले रहेंगे। अब जो है सेनेट के इजलास का वक्त 10 बजे का दिया गया है। सेनेट इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, सेनेट इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है और अब सेनेट के दफातर इजलास खत्म होने तक खुले रहेंगे। पहले हमने देखा कि 7 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब वक्त में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। सेनेट के इजलास के वक्त में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है और अब 10 बजे का वक्त दिया गया है कि सेनेट का इजलास अब 10 बजे शुरू होगा और सेनेट के इजलास तक तमाम तर दफातर जो है वो खुले रहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सेनेट के इजलास में एक बार वक्त में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई है। वाने बाला का इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।